नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। देश भर के कई शहरों में 10 जून को हिंसा हुई थी। यूपी के प्रयागराज में भी हिंसा हुई थी और पुलिस ने हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद पंप को बताया था, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चला दिया। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई का कई लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ने हिंसा से जुड़े हुए 85 आरोपियों की लिस्ट बनवाई है। जानकारी के मुताबिक जिला पुलिस उपद्रव में शामिल 85 प्रमुख आरोपियों के नाम अनियमितताओं की जांच के लिए नागरिक प्राधिकरण को भेज रही है। तो वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने बताया है कि उन्हें 37 आरोपियों की सूची पहले ही मिल चुकी है और जांच प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसी बीच पुलिस के कदम ने स्थानीय आबादी में आशंका फैला दी है कि यह बुलडोजर एक्शन की शुरुआत भर है। वहीं प्रयागराज के एसपी अजय कुमार ने बताया कि पुलिस सभी गिरफ्तार आरोपियों के नाम प्रयागराज विकास प्राधिकरण को जांच के लिए भेज रही है। विरोध प्रदर्शन में कथित भूमिका के लिए पुलिस ने अब तक 7 नाबालिगों समेत 92 लोगों को हिरासत में लिया है और गिरफ्तार किए गए 85 लोगों के नाम जो नाबालिग नहीं है वो पीडीए को भेजे हैं। सभी कम्युनिटी के लोग हमारे भाई बंधु हैं, मित्र हैं। मुकदमा दर्ज है, 70 नामजद हैं, कुछ अज्ञात हैं। उन्हीं की गिरफ्तारी हो रही है या की जाएगी जो वास्तव में शामिल हैं और जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं। ऐसे लोग जो जिनको उकसाया गया नाबालिग हैं, उन पे हम विचार करेंगे। अगर वो खराब प्रवृत्ति के नहीं होंगे तो उन पे ध्यान दिया जाएगा, विचार किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। लेकिन गिरफ्तारियां हार्ड कोर क्रिमिनल्स की होंगी, जिन्होंने साजिश रचा है, जिन्होंने उकसाया है छोटे छोटे बच्चों को, उनकी होंगी। सर, पोस्टर लगने वाला है क्या? और पहचान के आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। इतना मुख्य बात मुझे कहना था, क्योंकि आप लोगों का गुजारिश था कि मैं कुछ बोलूं कि किसी भी बेकसूर आदमी का गिरफ्तारी नहीं होगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और लगातार उपद्रवियों के आशियाने पर निशाने सरकार लगा रही है और स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन ने 85 आशियाने वो ढूंढ लिए हैं जो उपद्रवियों के हैं। और अब ऐसे में स्थानीय आबादी में पूरी तरह से आशंका है कि जैसे जावेद पंप के घर को गिराया गया, इनके घर को भी गिराया जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या ये बुलडोजर वाकई में उपद्रव की कमर को तोड़ देगा? क्या वाकई में ये बुलडोजर उपद्रव के माहौल को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में शांत कर देगा? क्या वाकई में बुलडोजर उपद्रव का एकमात्र विकल्प है? क्या वाकई में बुलडोजर शांति का प्रतीक है? ये तमाम सवाल लोगों से लेकर सरकार के मन में, ब्यूरोक्रेसी के मन में, क्या आखिर बुलडोजर का दाव कितना सफल होगा? क्या मकान पर मकान गिराने से जो कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के मन में एक कहीं ना कहीं एक डर है या एक सोच है, उसको स्थिर करने में बुलडोजर की भूमिका अग्रणीय होगी या कहीं कुछ और? और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी से, रजा रिजवी राजनीतिक विश्लेषक, भरत सिंह कांग्रेस से। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। शुभेंदु जी, हर समय, हर जगह और हर स्थिति में कई सवाल ऐसे होते हैं कि जो प्रयोगवाद की ज़मीन पर चलते हैं तो उनके विकल्प भी खोजे जाते हैं। क्या वाकई में ये बुलडोजर उपद्रव की कमर तोड़ देगा? क्या वाकई में
ये बुलडोजर कानून व्यवस्था को स्थिर करने में मददगार होगा? क्या वाकई में ये बुलडोजर आने वाले समय में उपद्रव नहीं हो, इसके लिए एकमात्र विकल्प है, एकमात्र हथियार है? देखिए, बुलडोजर एकमात्र हथियार नहीं है। बार बार वार्निंग देने के बाद कुछ अराजक तत्व जो किसी भी समुदाय के हो सकते हैं, राज्य में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके ऊपर बुलडोजर, उनके ऊपर डंडे, उनके ऊपर और भी जो प्रशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए वो सब करी जाएंगी। और ये सबको समझ में आना चाहिए कि जो पिछले 70 साल चले गए, जिसने जो चाहा उसको जलाया, जिसने जहां की गाड़ी मिली उसको जला दिया, जिसने रास्ते में जो लोग मिले उनकी गाड़ियों को जला दिया, जो रास्ते में मिले उनको मारपीट करके बाहर कर दिया, अब वो संभव नहीं है। मैं इसको त्रिशूल जी जाति, धर्म और बाकी जितने भी मजहब के रीजन है उन सबसे ऊपर की बात करता हूं। इसको किसी भी कोई मजहब विशेष के लिए नहीं है, कोई भी क्यों ना हो। जो भी सार्वजनिक संपत्तियों को जलाएगा, दूसरों की संपत्तियों को तोड़ेगा, समाज के अंदर समरसता की जगह पर आग लगाएगा, तो क्यों नहीं कार्रवाई हो? क्या आपको लगता है कि हम एक बार 1 किलो मिठाई लेके जाएं उनके यहाँ पे कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है जो यहाँ पे कानपुर में पत्थर इकट्ठा करके मारे हैं, या जनाब जिन्होंने ये वीडियो जगह जगह फैलाई है और हेट स्पीचेस किए हैं उन पर एक्शन ना लिया जाए? क्या हम एक्शन भी लेंगे, हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं लगातार कि लोग इस सब चीजों से दूर रहें। हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानेंगे, पुलिस की डांट नहीं मानेंगे, पुलिस की लाठी नहीं मानेंगे, कोर्ट को समझते नहीं है कुछ लोग, तो यदि उनके घर गलत तरीके से बने हैं तो उनको भी बुलडोजर चलाएंगे। अब बुलडोजर ऐसी चीज हो गई है, हमको लगता है कि कुछ लोगों को डर लगता है शायद कि इस तरीके से हो जाएगा, हमसे पैसे वसूल हो जाएंगे। हमारे कल वकील एक हमारी सोसाइटी में रहते हैं, वो माली साहब हैं हमारे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने गलती से एक वीडियो सोशल ग्रुप में डाल दिया गया था, पकड़ लिया था पुलिस ने, 20,000 रुपए जमानत पे दे के जमानत में छूट के आए हैं। अरे भैया तुमको किसने कहा था ये सब करने के लिए? बोले भैया ऐसे ही कर दिया था हमने। तो ये सब चीजें लोगों को समझ में आनी चाहिए कि ऐसे करने से शासन प्रशासन अब चुप नहीं बैठेगा। उन सबके घर पता लगा लिए गए हैं, अब एक के ऊपर एक्शन लेंगे। एक टेक्निकल सवाल भी मैं पूछ लेता हूँ, हालांकि इसका जवाब तो खोजना ही पड़ेगा आपको। कि मान लीजिए आपने बात की सोसाइटी की, मान लीजिए कोई घर ऐसा हुआ कि मल्टी स्टोरी में बिल्कुल अंदर वाला फ्लैट हुआ, तो उसको कैसे तोड़ेंगे बुलडोजर से? उसके लिए भी कुछ ना कुछ विकल्प खोजना पड़ेगा आपको। अब ऐसे लोग चांस की बात है कि ये अपार्टमेंट और यहाँ पे जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं ना, वहाँ पे नहीं है ये लोग। नहीं मान लीजिए, वहाँ पे कोई ऐसी स्थिति आएंगी तो तरीका निकालेंगे। शुभेंदु जी मान लीजिए भाई कि एक सोसाइटी में बिल्कुल अंदर वाला फ्लैट है और उसमें कोई रहता है टेक्निकल, तो इसका भी ब्यूरोक्रेसी को कहीं ना कहीं तोड़ निकालना पड़ेगा। सील करने का हम लोगों ने बहुत सारी दुकानें सील करी हैं, सील की तो ऊपर, सील से तो बहुत ऊपर उठ चुके हैं आप, अब तो बिल्कुल एकदम ध्वस्त करने के ऊपर हैं। तो वही मैंने पूछा कि भाई कैसे पंप की बात कर रहे हैं, सुनिए पंप की बात कर रहे हैं, उनकी बिटिया क्या लिख रही है, लीचिस्तान। मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं किसी पंप की और किसी उसकी बात नहीं कर रहा, डीजल पंप की और किसी पेट्रोल मोटर की बात ना करें। मैं तो ये पूछ रहा हूँ भाई, ये भी टेक्निकल पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं आने वाले समय। हम तरीका निकालेंगे कि किस तरीके से जाके वो घर अभी भी तक तोड़े जा सकते हैं। गौर नहीं किया गया होगा, लेकिन ठीक है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। भरत सिंह जी, भरत सिंह जी, आप तो लोकतंत्र का सबसे जो दमनकारी हथियार है आपातकाल, उसका इस्तेमाल कर चुके हैं, तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा। शायद बीजेपी को नहीं पता है ये बात अभी, लेकिन आपको पता है अच्छे से, क्योंकि आप तो आपातकाल
मतलब सबसे ज़्यादा लोकतंत्र का कोई दमन कर सकता था तो वो आपातकाल ही था, उसका भी इस्तेमाल कर चुके हो। क्या लगता है आपको कि ये जो चरमोत्कर्ष है हिंसा को दबाने का या बुलडोजर जो विकल्प है, इससे क्या वाकई में उपद्रव की कमर टूट जाएगी? क्या वाकई में उपद्रव के खिलाफ ये बड़ा हथियार साबित होगा? दुनिया इसका अनुसरण करेगी? चंद्रशेखर जी, इस देश में अब जो है मेरे हिसाब से और मुझे लगता है मीडिया के हिसाब से, पूरे देश के 130 करोड़ जनता के हिसाब से कोर्ट कचहरी पुलिस थाना वकील ये सब बंद कर देना चाहिए। मैं ये पूछता हूं मेरे भाई जो भाजपा के शुभेंदु जी बैठे हैं, मुझे एक चीज बता दीजिए कि आपको कानून में संविधान में विश्वास है कि खत्म हो गया? मैं चंद्रशेखर जी एक सवाल पूछना चाहता हूं। मान लीजिए मेरा घर है और मैंने कानून तोड़ा है या गुनाह किया है, लेकिन मेरे पूर्वजों ने उस घर को बनाया था, बड़ी मेहनत से बनाया था। इस एक घर बनाने में कितना समय लगता है, कितना पैसा लगता है, आप कितना देखिए, मेहनत सवाल लगता का है। जवाब तो मैं दे देता हूं कि अगर कोई देश को तोड़ेगा तो उसको निश्चित रूप से उसके घर को भी तोड़ा जाना चाहिए और उसकी हर चीज को तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन नहीं, सवाल मैं ये नहीं है, मानता हूं। सवाल ये है, मैं सवाल ये है, मेरी बात सुनिए को- आप मैं जवाब दे देता हूं, लेकिन सवाल ये है मैं आपसे जवाब लूं। अरे भाई आप सुन अगर तो सरकार लीजिए, है, अब आप अगर सरकार है, एक लाइन और अगर सुन आप लीजिए, सरकार एक है, लाइन और सुन लीजिए, चंद्रशेखर जी, एक लाइन और सुन चंद्रशेखर लीजिए। जी, अरे अगर आप सुन तो सुन लीजिए तो- भाई, मैं तो देखिए कभी व्यवधान उत्पन्न नहीं करता, एक लाइन और सुन लीजिए। लेकिन सवाल ये है कि पक्षपात नहीं होना चाहिए, जो अपराधी हैं उनको बदस्तूर सब एक लाइन में होने चाहिए, फिर जाति और धर्म और संप्रदाय विशेष उसमें नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है। अब नहीं चंद्रशेखर भाई, पहले मेरी बात सुन लीजिए। क्या आप भी कानून को नहीं मानते हैं क्या इस देश में? मैं इसी देश में आपसे रहते क्या, हैं ना? आपने दोनों लाइनों को नहीं जोड़ाना? मैं जो भी तो पूछ रहा हूँ भरत सिंह जी, आप सुन लीजिए ना। अब हाँ। आपने सवाल किया, अब ऐसा मुझे लगता है कि चलिए मैं भाजपा के आपसे प्रवक्ता के तौर जवाब पे आप लूंगा, मुझे लेकिन कह रहे अभी हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। भरत सिंह जी, आप सीधा सवाल पूछ लीजिए शुभेंदु जी से। नहीं, मैं यही कह रहा था कि अगर इस देश में बुलडोजर से ही सब कुछ निपटाया जाएगा तो कोर्ट कचहरी पुलिस थाना सब बंद कर दिया जाए, तो ताकि बाकी का जो पूरा देश है इस समय, जहां 18 राज्यों में इनकी सरकारें चल रही हैं, सब लोग सब जगह बुलडोजर लेके ये तो है धड़ाधड़ सबका घर तोड़े। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपका घर अगर घर बनाया है तो आपके पूर्वजों ने बनाया होगा, आपके पिताजी ने बनाया होगा। अगर आपने बनाया था, आपने गलती किया, तोड़ दे, कोई बात नहीं। लेकिन जो परिवार बड़े कैसे कैसे घर अपना एक बनाता है और उसके बाद एक आदमी की गलती से आप उसको सजा देना चाहिए था ना। अगर वो जावेद जो उसका गुनहगार था उसको ले जाते, आप उसको अरेस्ट करते, उसके ऊपर FIR करते, कानून उसको अपने हिसाब से सजा देता, फांसी चढ़ा देते आप। लेकिन आपको ये किसने अधिकार दिया कि आप उस किसी के घर पे बुलडोजर चलाएं, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, चाहे किसी जाति धर्म का हो? सवाल पूछूं आपसे? लेकिन आपको ये अधिकार किसने दिया? नहीं, एक सवाल पूछूं आपसे। जी पूछिए। भरत सिंह जी, कांग्रेस ने कोई स्टेटमेंट जारी किया क्या? जावेद पंप का घर क्यों तोड़ा गया? आप निकले क्या? प्रशासन से गए क्या प्रशासन के पास? अब आप यहाँ बैठ के तो ये आपने उछाल दिया, यहाँ बैठ के तो आपने उछाल दिया, लेकिन आप गए क्या? पूछा आपने प्रशासन से? मैं अभी हम तो खुद 2 दिन से हमारे नेता को जिस तरह से ईडी परेशान कर रही है, आप उस चक्कर में लगे, आप वो उससे निपट ले, वही बात है। नहीं चंद्रशेखर जी, मैं कोई पर्सनल नहीं ले रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में संविधान है कि नहीं, इस देश में कानून व्यवस्था है कि नहीं। फिर न्यायपालिका बंद कर दीजिए ना। क्यों रखे आप जो है न्यायपालिका, किस लिए है बताइए मुझे? न्यायपालिका को बंद कर दीजिए। चलिए मैं जवाब दूं क्या? इधर जब ईडी बुलाता है भरत सिंह जी,
हाँ। तो आप दिल्ली में कब्जा चिल्लाते हो और रोडों को अरे आपके भर देते आपके हो। आपके चलिए ठीक है आपके ठीक है, मुंबई शुभेंदु में जी शुभेंदु जी शुभेंदु सुन जी लीजिए, शुभेंदु मुंबई जी में शुभेंदु जी, भरत सिंह जी, मुंबई भरत में सिंह जी, आपके भरत सिंह नेता जी, को ईडी ने भरत बुलाया, सिंह जी, आपके नेता भरत को सिंह पुलिस ने जी, बुलाया था, तो भरत आपके सिंह पूरे जी, भाजपा के कार्यकर्ता क्यों रोड पे आ गए थे? मुझे भरत ये सिंह बोलिए जी, चंद्रशेखर जी, मेरे आपको सवालों का संविधान जवाब सुन पहले लीजिए भाई, दीजिए। सुन लीजिए अरे एक बार भाई, मैं तो एक बार, संविधान अरे को भाई मानता हूँ, सुन आप लीजिए, संविधान को अरे नहीं भाई मानते हैं, सुन बोल लीजिए, दीजिए ना, मैं संविधान सुन को नहीं लीजिए भाई, मानता हूँ। सुन लीजिए, एक बार क्रम पूरा होने दीजिए, मैं सबके पास आऊंगा। रजा रिजवी जी, जी। कैसे देखते हैं कि ये बुलडोजर जो चल रहा है और आशियाने टूट रहे हैं और कहीं इन्हीं सब के बीच में एक धारणा प्रबल होती जा रही है कि अब हर चीज़ का विकल्प बुलडोजर है, तो क्या वाकई में उपद्रव की कमर टूट जाएगी इस बुलडोजर से? क्या वाकई में ये सबसे बेहतरीन विकल्प बन के उभरेगा? देखिए, विकल्प की बात जो है वो तो जरा से बहुत ही गहराई से समझने की जरूरत है इसको, कि विकल्प बन के उभरेगा कि नहीं बन के उभरेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने ये समझा कि भाई अगर कोई चीजें अति हो रही है तो जो सरकारें होती हैं वो उनके पास जो है, एक तो उनके पास उनके अपने सरकारी वकील होते हैं, उनके पास अपने महाधिवक्ता होते हैं, अपर महाधिवक्ता होते हैं, गवर्नमेंट के एडवोकेट होते हैं, उनको राय देने वाले होते हैं। जिस डिपार्टमेंट का होता है उस डिपार्टमेंट में भी उनके वकील होते हैं सरकार के, तो वो राय देते हैं। और सरकार जो भी काम करती है, सरकार कभी भी कोई वर्क इलीगल नहीं करती है, क्योंकि वो जानती है कि मैं काम करूंगा तो मैं जो है वो सत्ता पक्ष का नेता हूं और प्रतिपक्ष भी है, विपक्ष भी है, तो जाहिर सी बात है विपक्ष उसमें निकालेगा, कुछ खोज बीन करके निकाल के समाज के सामने रखेगा कि ये बिल्कुल गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल असंवैधानिक है, ये बिल्कुल गलत तरीके से हुआ। तो सरकार भी जब भी कोई चीज उठाती है, जब हाथ उठाती है या आगे बढ़ती है किसी काम के लिए, तो अपनी लीगलिटी पूरी तैयारी करती है। ऐसा नहीं कि बिना लीगल तैयार किए हुए बिल्कुल हवा हवाई कर देगा, क्योंकि कल मामला कोर्ट में स्टैंड कर सकता है, कोर्ट में फिर नोटिस जा सकती है, नोटिस में जवाब जा सकता है, सब हो सकता है। अब जैसे आप देखें कि सीजीआई को पत्र लिखा, कई जो है वो जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ने और सीनियर एडवोकेट ने लिखा पत्र कि साहब इस पे संज्ञान लीजिए और ये नहीं होना चाहिए। तो उनको दोनों तरफ से लिखना चाहिए कि संज्ञान अगर ये है तो ये भी लेना चाहिए, और संज्ञान अगर है कि ईटा जो चला रहे हैं उन पर भी ये होना चाहिए, अगर बुलडोजर टूट रहा है तो उस पर भी संज्ञान, और अगर ईटा वाला है तो उस पर भी संज्ञान। वैसे मैं चंद्रशेखर जी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर रह चुका हूँ, तो ऐसा है कि हम लोग भी 100 मोटो कागजात देते थे। मिर्जापुर में एक पत्रकार था पवन अग्रवाल, नमक रोटी का मामला था, उसने अपने चैनल में दिखाया, प्रिंट में छपा, तो उसमें उसके खिलाफ FIR हो गई। तो हम लोगों ने, हमारे चेयरमैन जस्टिस चंद्रमौली कुमार जी ने जो है 100 मोटो कागजात दिया और उसमें हमें और करके भेजा, कहा जाइए मिर्जापुर पता कीजिए, वहाँ DM पटेल थे, उनसे बात किया, इस बात पर गए, उनसे बात किया, इस बात पर गए। तो अगर सीजीआई को ये लगता है कि नहीं ये मामला बहुत गंभीर है, तो बहुत से मामलों में कोर्ट भी 100 मोटो कागजात देती है। अच्छा रजा रिजवी जी, बहुत सारे लोगों से हमने चर्चा की, बड़े बड़े मुस्लिम विद्वान ये कह रहे थे कि जुमे की नमाज को इस उपद्रव के लिए नहीं चुनना चाहिए था, इस तरह का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था। और रांची से तो ये भी खबरें आई कि कुछ लोग वहाँ गए थे और उनको ये कहा था कि भाई ये करना है, तो बड़े वर्ग ने मना कर दिया, विरोध हुआ। लेकिन इसी बीच में एक सवाल पैदा ये हुआ कि भाई जब बड़े वर्ग ने मना कर दिया, ये सब हुआ, तो ये बात सरकार और पुलिस और प्रशासन कानून तक क्यों नहीं पहुँच पाई? क्यों ये बात उन सबके बीच में दब के रह गई? ये भी एक बड़ी बात है। तो ये क्यों दब के रह गई होगी बात? देखिए, ऐसा है, जो जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज के में 2 रकात जो है वो खुतबा होता है और 2 रकात नमाज होती है जुमे में। जो खुतबा होता है, खुतबा कहते हैं कि हालाते हाजरा पर तफसीरा होता है। हालाते हाजरा उसको कहते हैं कि जो करंट अफेयर से, जो मौजूदा हालात में जो नई चीजें दिख रही हैं, उस पर वो आलिम दीन, वो मौलाना, वो इमाम बैठ खड़े होकर करके मिंबर पर और लाठी पकड़े रहते हैं और अपना जो नमाज का कपड़ा जैसा पहना जाता है, कुर्ता पैजामा और सर पे टोपी लगा के वो बयान करते हैं। उनको ये कहना चाहिए, हमें लगता है कहीं ये कमी रह गई कि भाई देखो ऐसा है, कोई भी बाहर निकलेगा नहीं, कोई बच्चा जो है वो ईटा नहीं मारेगा, पत्थर नहीं मारेगा, तुम लोग सीधे सीधे नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने आए हो,
नमाज पढ़ के सीधे सीधे घर जाओ। कोई इस्लाम ही नहीं सिखाता। अगर वो मोहम्मद साहब के सही मानने वाले होते तो अपने ऊपर कूड़ा गिरवा लेते, अपने ऊपर पत्थर चलवा लेते और रास्ते से चले जाते, उलट के पत्थर ना मारते। अगर आप मोहम्मद साहब के बहुत बड़े फॉलोअर थे तो मोहम्मद साहब तो 7 दिन तक उस रास्ते से गुजरते रहे और बुढ़िया जो है कूड़ा फेंकती रही और उसको झाड़ के चलते रहे। आजकल का जमाना होता, मैं ही अगर गया होता, मेरे पीछे 7 आदमी फॉलोअर होते तो वहां चिल्ला के थे, बुढ़िया क्यों कूड़ा फेंक रही है, जानते नहीं हमारे मौलाना जा रहे हैं, देख लूंगा। लेकिन उस वक्त कोई जो उनके साथ चल रहा था, किसी ने एक जबान नहीं कहा कि कूड़ा क्यों फेंका जा रहा है। और मोहम्मद साहब चाहते तो रास्ता भी बदल लेते कि भाई चलो हम इधर से नहीं जाएंगे, गंदगी गिर रही मेरे ऊपर, लेकिन उन्होंने रास्ता भी नहीं बदला। क्योंकि कल आने वाला मुअर्रिख, आने वाला राइटर यही कहता कि मोहम्मद साहब अपना इस्लाम भी फैला रहे थे और जरा से एक कूड़ा गिरा तो रास्ता बदल दिया उन्होंने। और वो जो कूड़ा जो है वो यहूदी खानदान की जो है औरत थी, कूड़ा फेंक रही थी। और जब कूड़ा नहीं आया तब वो गए उसके घर पे, दखुल बाब किया, कुंडी खटखटाई तो कहा कौन, कहा मैं मोहम्मद हूँ, कहा अंदर आओ। बुढ़िया डर गई, कहा मैं बीमार हूँ, तुमसे मुझसे बदला लेने आया, कहा मैं बदला लेने नहीं आया हूँ, मुझे पता चला है कि तुम बीमार हो, मैं तुम्हारी अयादत के लिए आया हूँ। कहा अरे मैं तो समझती थी कि इस्लाम दूसरे तरीके का है, आप मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान होती हूँ। तो इस्लाम इस तरीके से फैला है, पत्थर मार के इस्लाम नहीं फैलता है। ये जिन्होंने पत्थर फैलाया है, पत्थर मारा है, ये इस्लामी लोग नहीं है, ये इस्लाम के ठीक मानने वाले लोग नहीं है। क्या आप पत्थर चलाएंगे? आप अगर जो है नुपुर शर्मा ने, जिंदल ने बयान दिया था, उनके खिलाफ FIR हुई थी, क्या मदनी के पास अच्छे वकील नहीं है? क्या तौकीर रजा के पास अच्छे वकील नहीं है? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड के पास अच्छे वकील नहीं है? वो आते कोर्ट के अंदर और कोर्ट में कहते साहब इनके खिलाफ FIR हुई है, इनको अरेस्ट कराइए। ये सड़क पे उतर के अद्धा चलाना, वो पुलिस पे लाठी चलाना, वो पत्थर चलाना। और उसके बाद आप सबसे बड़ी बात तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 15 साल 16 साल 13 साल 19 साल, ये जेल में जाएंगे, जेल में बंद होंगे, माँ बाप दुख होगा उनको, उसके बाद हजारों रुपया खर्च होगा, फिर वो कब जमानत से छूट के आएंगे तो मोहल्ले में दंगाई कहलाए जाएंगे। मतलब कितनी बड़ी बात, इस पर किसी ने रिसर्च नहीं किया। वो बच्चे जब मोहल्ले में जमानत से छूट के आएंगे तो उनको देखने वाले कहेंगे ये तो दंगाई है, इसे तो आप पत्थर चलाया था। तो यानी कितनी बड़ी बात, कितना हम तो कहते हैं यही मौलानाओं से कि भाई आप ऐसा बयान दीजिए कि जो 17 तारीख को जुमे की नमाज है, लोग जुमे की नमाज आराम से पढ़ें और अपने घर जाएं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी और भरत सिंह जी, कैसे कैसे समझे आप रजा रिजवी को, जरा मुझे समझा दीजिए। पहले शुभेंदु जी आप बता दीजिए, रजा रिजवी को कैसे समझ रहे हैं आप, उनकी बातों को कैसे समझ रहे हैं साहब? देखो रिजवी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी शालीनता तरीके से समझाया। और ये यदि हमको और सबको समझ में आ जाए तो ये हमको गाना नहीं गाना पड़ेगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमको गाना गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक साथ रह पाएंगे। और हम बार बार हर चैनल पर हर जगह पे एक ही बात कह रहे हैं कि आने वाली संतति, हमारी आने वाली संतानों को हम क्या छोड़ के जाने वाले हैं। यही लड़ाई। मैं मानता हूं इतिहास में कुछ जगह पे गलतियां हुई होंगी किसी भी एक समुदाय से दूसरे समुदाय के प्रति, पर 400 साल पहले जो लोग थे उनसे क्या आज हम बदला लेंगे? ये हमको भी समझ में आना चाहिए कि जो मसले हमारे बैठ के नहीं समझ सकते, हम कोर्ट के माध्यम से समझा लें, पर लड़ के समझ आएंगे ना, आपको समझ में आएगा ना हमको समझ में आएगा। अब प्रयागराज के अंदर जो पत्थर मारने लोग वाले थे, जो लोगों ने मरवाए, उसमें आगे की रो में सब बच्चे खड़े थे। आपने देखा होगा, रजा साहब ने, रिजवी साहब ने देखा होगा कि लगभग 40 से 50 बच्चे जिनकी आयु 12 साल से 16 साल के बीच में है, हम उनको क्या सिखा रहे हैं? और यही सिखाना ही है तो कुवैत ने क्या कहा कि जिन्होंने भी दंगा फैलाने की हमारी कोशिश करी है, वो किसी भी राज्य के हो, किसी भी देश के हो, उनको 3 दिन के अंदर हम डिपोर्ट कर देंगे। एक इस्लामिक देश
अपनी कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इतना कड़ा, उसमें उसने कहा माफ नहीं करेंगे हम किसी को भी, जिसने गड़बड़ किया है उनकी सबकी फोटोएं हैं, अब सब भागे भागे फिर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने भारतीय उच्च आयोग में भी कहा कि साहब इस बार माफ कर दो। अब उनका लॉ एंड ऑर्डर है। हम भरत सिंह साहब को यह कहना चाहते हैं, साहब इसको हिंदू मुस्लिम या इस तरीके के विषयों को मत लो, राजनीति के ऊपर राष्ट्र है, और राष्ट्र रहा तो हम राजनीति कर पाएंगे। और यदि एक दिन कभी भी जिंदगी में हमको राष्ट्र और राजनीति के बीच में एक चीज चुननी होगी तो हम तो राष्ट्र ही चुनेंगे। राजनीति तो गई कहीं भाड़ में। राष्ट्र ही नहीं रहा तो हम क्या बात करेंगे और हम किसके लिए जिएंगे। पर ये बात हमको और आपको दोनों को समझ में आनी चाहिए भरत सिंह जी। ठीक है, राष्ट्र और राजनीति के बारे में जानेंगे, लेकिन अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। शुभेंदु जी, राष्ट्र और राजनीति के बीच में जो फ़र्क है वो मैं अब भरत सिंह जी से जान लेता हूं कि भरत सिंह जी, आपने सुना होगा रजा रिजवी को। रजा रिजवी भी जो कह रहे हैं वो भी बात इस मुल्क को समझनी चाहिए, इस मुल्क के लोगों को समझनी चाहिए, और उन लोगों को समझनी चाहिए जो अपने हाथ में पत्थर लेके कहीं ये सोच रहे हैं कि कानून को अपने हक में कर लिया जाएगा या वक्त को अपने हक में कर लिया जाएगा। चंद्रशेखर भाई, मैं रिजवी जी के बातों से 100% सहमत हूं। उन्होंने कोई ऐसा बात नहीं कहा है जो पूरे मैं कहना क्या चाह रहा था, मैं चंद्रशेखर जी के हेलो 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 आवाज आ रही है भरत सिंह जी? आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, जो हमारे भाजपा के भाई बैठे हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है घर तोड़ना ये गलत मैंने कहा। आप जिसने भी गुनाह किया है, आप उसको अधिकार है, आप सरकार को अधिकार है, ये पुलिस को अधिकार है, ये कोर्ट को अधिकार है, आप उसको कानूनी तौर पे उसको जो है सजा देते, आप उसको अरेस्ट कर। देखिए, आपने 85 घरों का लिस्ट बना लिया। मैं बार बार ये क्यों दर्शाना चाह रहा हूं चंद्रशेखर भाई कि ये घर बनाने में पूरे परिवार को कितनी शिद्दत से मशक्कत करनी पड़ती है, आप उस चीज को समझिए। अब उसमें आप ये कह दीजिए कि एक आदमी की गलती से पूरे घर को ढा दिया जाए, तो आप ये सोचिएगा उस घर से कितने लोग जुड़े हैं जो बेघर होकर रोड पे आ जाएंगे। तो हम ये समझ लें कि पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अब इस देश में बुलडोजर राज ही चलेगा। अब वो हवाला क्या दे रहे हैं सरकार, वहां की उत्तर प्रदेश की सरकार जो हवाला मैंने सुना, जो मैंने देखा अखबारों में पढ़ा कि ये जो मैप है, ये मैप के हिसाब से, यानी कि जो वहां की यहाँ पे जैसे कि प्राधिकरण होता है, बीएमसी होती है, वहां पे भी जो प्राधिकरण होता है उससे स्ट्रक्चर का जो है ये परमिशन नहीं लिया गया था। मैं भी उत्तर प्रदेश से ही आता हूँ, मिर्जापुर से आता हूँ। अगर पूरे मिर्जापुर के सारे पूरे जगहों को, क्षेत्र को आप ले लेंगे ना, जहां जितनी कोठियां बनी है, तो मुझे नहीं लगता है किसी ने परमिशन लेके बाकायदा बनाई होगी। अगर बनी भी होगी तो 10 से 15% बनी होगी। तो कल अगर कोई वहां पे उपद्रव होता है और कोई पाया जाता है तो ये आप कह देंगे कि नहीं सब अनऑथराइज है। अरे गाँव में कौन परमिशन लेके बनाता है चंद्रशेखर भाई, कि जो परमिशन लेके जो है घर और जो है मकान 4-4 3-3 मंजिला जो बनता है गांव में, क्या वो परमिशन लेके बनाया जाता है क्या? तो मैं ये कह रहा था, आप अन्यथा न ले चंद्रशेखर भाई। मैं कभी जस्टिफाई नहीं कर सकता पत्थरबाजों से। जिसने भी पत्थरबाजी की है मैं उसका जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। ना पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी कर सकती है, लेकिन कायदा कानून तो कुछ तो है इस देश में। अगर आपने उसको चिन्हित कर लिया है कि ये 85 लोग हैं या 90 लोग हैं या 400 लोग हैं, आप उनको उठाइए, कानून से जो सजा होती है। आप तो खुले चैनल पे आप बोले, राष्ट्रीय चैनल पे आप ये कह रहे हैं कि डंडे से हम मारेंगे। किस कानून में कहा गया है कि डंडे से मारा जाता है? हमने तो जो कानून पढ़ा उसमें तो कहीं मार लिखा ही नहीं है। कानूनी पूछताछ लिखा है कि कानूनी पूछताछ होती है। आप तो ये स्वीकार करते हैं कि हम डंडा भी मारेंगे, हम गोली भी मारेंगे, और जरूरत पड़ गई तो हम तो बुलडोजर चलाएंगे। तो कानून खत्म कर दीजिए ना, मैं ये कह रहा हूं।
मैं बाकी का ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने गुनाह किया है उनको कोई अधिकार नहीं है कि आप जो पत्थर लेके किसी के ऊपर चलाए। तो आप जाओ ना, मेमोरेंडम लेके जाओ कि भाई कानून की बात करो, कानून के तर्क संगत होके चलो, कानून संगत होके चलो। ये क्यों नहीं कह रही कांग्रेस? कहना चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे। पुलिस को डंडा क्यों दिया गया? मैं तो आपके चैनल पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैठ के बात कर रहा हूँ ना, भाजपा की तरफ से तो बैठ के बात नहीं कर रहा हूँ। कहना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ना कि भाई जिसको नहीं बहुत लोग कोर्ट जा रहे हैं ना, जाएंगे भी। अभी रिजवी जी ने बताया ना। अच्छा ये बताइए आप, मुझे ये नहीं समझ रहा है चंद्रशेखर भाई कि आप भी एकदम समर्थन ये कर रहे हैं कि नहीं उनका घर टूटना चाहिए। क्या इस देश में कानून व्यवस्था नहीं है? सुन लीजिए, आपने मैंने जो गलती कहा, किया। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। मैंने जो कहा आपसे, जो देश तोड़े उसका घर तोड़ो, लेकिन पक्षपात मत करो, ये कहा मैंने। सुन लीजिए अच्छी तरह से। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। मैंने ये कहा कि जो देश तोड़े उसका घर तोड़ो, लेकिन पक्षपात मत करो। उस हर एक आदमी को पहचानो, फिर उसमें जाति धर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये गलत बात है, मेरा ये और ये गलत बात है, बताइए। मेरा ये नहीं, मेरा ये मानना है कि आप घर तोड़िए किसका, जब पूरा घर अगर उसमें शामिल है तो घर तोड़िए ना। पूरा अगर घर शामिल नहीं, एक व्यक्ति अगर गुनाहगार निकलता है तो उसकी सजा क्या पूरे घर को देंगे? अगर मेरा लड़का कोई गलती करता है तो क्या आप मुझे गोली मारेंगे? आप मुझे बताइए, मारेंगे क्या गोली मुझे? नहीं, ये आप बताइए ना। क्या योगी आदित्यनाथ ये बताइए, गलती किस तरह की है? क्या पाकिस्तान के संग बन जाएगा क्या? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि गलती जो क्या करेगा देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होगा तो इसे गलती मानेंगे? आप पाकिस्तान कहाँ चले गए? मैं आपसे इस देश के कानून की आपने बात कहा कर रहा हूँ, गलती, और इस देश गलती के के मायने की बात क्या हो रही है? चलिए, मैं आऊंगा आपके पास। रजा रिजवी जी, कातिल सी तो लाखों बातें हो रही हैं, लेकिन काबिल सी कोई एक बात आपने की है। क्या कोई काबिल सी बात नहीं होगी? हर एक बात कातिल सी होगी यहाँ पर। जी रजा रिजवी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कातिल सी तो लाखों बातें हो रही हैं, लेकिन काबिल सी कोई बात नहीं हो रही है। आपने काबिल सी जो बात की है, ऐसी बातें नहीं हो सकती क्या बड़े पैमाने पर? नहीं, उन लोगों को बेनकाब किया जा सकता जो पूरी एक कौम को बदनाम कर रहे हैं कुछ चंद लोग। देखिए चंद्रशेखर जी, हमें इस बात का जरा अफसोस है, और मैं कभी कभी जब चिंतन मनन करता हूँ तो मैं इस निर्णय पर आता हूँ कि भाई जो हमारी बिरादरी है, जो मुसलमान बिरादरी है, वो कुरान शरीफ का 30 पारा, 114 सूरे, 6666 आयत पर वो कहती है मेरा पूरा यकीन है, पूरा मेरा ईमान है। और कुरान शरीफ के लिए अगर कुरान शरीफ किसी से गिर जाए या कोई बेदबी खुदा न खास्ता कर दे तो जान लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, मरने मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर कुरान शरीफ का तुम 30वां पारा यानी तीसरा अध्याय, 30 नंबर का अध्याय, और उसका सूरा नंबर 109, जिस सूरे का नाम है सूरे काफिरून, जो मक्के में नाजिल हुआ है मोहम्मद साहब के ऊपर, और जिसमें 6 आयत है, उसकी जो आखिरी आयत मैं पढ़ रहा हूँ, और अगर यही पूरी दुनिया का मुसलमान समझ ले जो लड़ाकू भड़ाकू है, तो वो लड़ेगा ही नहीं। सोच लीजिए कहीं कोई विवादित ऐसा बयान ना हो जाए आपका। नहीं, कोई विवादित नहीं है, सुकून वाला है बिल्कुल। लकुम दीनकुम वलिय दीन, जो 6ठी आयत है उसका है ये अरबी में लकुम दीनकुम वलिय दीन, यानी कुरान शरीफ कहता है, मोहम्मद साहब कहते हैं तुम्हें तुम्हारा दीन सलामत, हमें हमारा दीन सलामत, यानी तुम अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर रहें, हम तुम्हारी दीन की बुराई न करें, तुम हमारे दीन की बुराई न करो। यही मुझे अफसोस है कि मदरसों के अंदर कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है, अरबी में पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके माने जो है हिंदी में तफसीर नहीं बताए जाते। इसलिए कुरान शरीफ से निकलने वाले जो आलिम दीन हैं वो कुरान शरीफ को हिफ्ज करते हैं। हिफ्ज के मतलब है अरबी में याद करना, और याद करके वो हाफिज कुरान बनते हैं। तो मैं सबसे बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि पढ़ो मानेदार कुरान शरीफ, तो एक बेहतरीन मुसलमान बनोगे, क्योंकि कुरान शरीफ में कहीं कट्टरता शब्द नहीं है। तो मैं मुसलमानों से कहता हूँ तुम तो क्यों कट्टर बनते हो? तुम कट्टर इसलिए बनते हो
कि तुमने बादशाहों को देखा कट्टरता, औरंगजेब की कट्टरता देखी, बाबर की कट्टरता देखी, ओसामा बिन लादेन की कट्टरता देखी, तो तुमने समझा यही इस्लाम है। ये इस्लाम नहीं है। मोहम्मद साहब किसी भी जंग के अंदर, चाहे जंगे बद्र हो, चाहे जंगे खंदक हो, चाहे जंगे उहद हो, कहीं तलवार लेके नहीं गए हैं। इस्लाम किरदार के जोर पे फैला है, इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला है। ये तो बादशाह लोग जो है वो तलवार से मार काट किए हैं। राजा रिजवी जी, आपकी ये बातों को सुनकर ताहिर फराज का एक शेर याद आ गया कि मेरे गम मुक्तदी बनकर खड़े हैं और आंसू उनकी इमामत कर रहे हैं। दरअसल दौर ऐसा ही है ये कि काबिल बातें नहीं हो पा रही हैं। शुभेंदु जी, लग रहा है कि सही दिशा में भी जाया जा सकता है। इन सब को अगर चीज़ों को अगर सही करने की कोशिश की जाए तो चीज़ें सही भी हो सकती हैं, लेकिन कोशिशें नहीं हो रही हैं। राजनीति ही राजनीति हो रही है बड़े पैमाने। देखिए, कोशिशें नहीं हो रही होती तो ये मुल्क आज तक यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। कुछ चंद लोग, और वो चंद लोग इस मुल्क की अच्छाई और गंगा यमुना जिस व्यवहार को खत्म करना चाहता है, तो बहुत सारे लोग एक साथ खड़े होते हैं, सैयद रजा हुसैन रिजवी की तरह, और वो उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि जनाब, जिस बात तुम कर रहे हो उसकी दिशा गलत है, समय गलत है। और यही मैं कहूंगा भी कि ये सब चीजों से कुछ नहीं होगा। यदि कुछ चीजों में गलती है, किसी ने भी करी है, तो उसको बैठ के समझाना पड़ेगा। यदि रोड के ऊपर पत्थर मारने होंगे, रोड के ऊपर आग लगाने से कुछ होने वाला है, तो शायद हम उस भारत, जिस भारत को हम निर्माण करना चाहते हैं, जिस भारत को भरत सिंह जी और सैयद रजा हुसैन रिजवी साहब आने वाली जनरेशन को देके जाना चाहते हैं, अपनी संतानों को देके जाना चाहते हैं, वो भारत नहीं बन पाएगा। कुछ और बनेगा। शायद हम पाकिस्तान से भी ज्यादा कट्टर हो जाएंगे। मेरा बार बार कहना है, राजनीति करनी है तो हम राजनीति करें, जरूर करें, पर सद्भावना वाले विषयों के ऊपर हमको बैठना चाहिए। भरत सिंह जी, हमको और सब लोगों को 80-20 की राजनीति करें। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र भाई, 80-20 की राजनीति करें, 80-20 की राजनीति करें, एक विशेष वर्ग को टारगेट करने की राजनीति करें। 80-20 क्या होता है आपको समझ में आया? पूरे देश में मैं बता रहा हूँ, पूरे देश में मस्जिदों को खुदवाया जाए, मंदिरों को खुदवाया जाए, इसकी राजनीति करें। पूरे देश में जो दंगे का माहौल बना के रखा गया, इसकी राजनीति करें। ये 2014 से शुभेंद्र जी, 2014 से लेके 2022 तक आज जितने दंगे हो रहे हैं, ये क्या कांग्रेस करवा रही है कि ये भी नेहरू जी करवा रहे हैं, ये इंदिरा जी करवा रही है कि ये राहुल जी करवा रहे हैं? देखिए शुभेंद्र जी, आपकी जो राजनीति है, भाजपा की राजनीति, मैं भी बता रहा हूँ, भाजपा की जो राजनीति है वो बांटने की राजनीति है। और इसी वजह से आपके मोहन भागवत जी को ये मजबूरी में कहना पड़ा कि हर मंदिर में शिवलिंग ढूंढना, हर मंदिर में, मस्जिद में, वो ठीक नहीं है। आपको मजबूरी लग रही है वो, भरत सिंह जी, इसीलिए मानसिकता खराब है, इसीलिए मानसिकता खराब है। जब दिमाग में पूरा भरा हो तो मजबूरी नजर आती है। आपको ये नहीं लगा कि उन्होंने क्या बोला? जी, उन्होंने समझा कि जो भाजपा, जो नरेंद्र मोदी जी और जो उनकी पूरी टीम करना चाहती है वो देश के लिए घातक है। तो पहली बार उन्होंने जुबान खोला, और उसके बाद में भी आप लोग ने उनकी जुबान को बंद करने का बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं। और आज जो दिख रहा है ना, ये सारा चीज जो दिख रहा है, भागवत जी समझ में आ रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है, भागवत की बात समझ में आ रही है। वो तो हमेशा से कह रहे थे। मोहन भागवत जी ने पहली बार बहुत अच्छा कहा। मोहन भागवत जी ने पहली बार जो कहा बहुत अच्छा कहा। राहुल ने लिखा, आपने कहीं लिखा, उन्होंने अच्छा किया। एक करके लोगों ने कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी कहा, ऐसा नहीं है कि जो कहा कोई ट्वीट नहीं है। मैंने क्या कहा, नहीं, हमने कहा जो सही है वो सही है। चंद्रशेखर भाई, भरत सिंह जी, डिबेट को भी हमने कहा था भाई सुनिए पहले पूछ। अरे भाई सुन तो लीजिए, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, मैंने आपको कहा ना, शांति सुनिए। आधिकारिक प्रवक्ता जो हमारे हैं वो कहते हैं, आपकी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता कुछ कहते हैं क्या?
सुनिए सुनिए और जो कहे भरत सिंह उसके जी, बाद भरत सिंह जी, आप क्या कहें भरत सिंह जी, भैया। भरत सिंह जी 50 सवाल मत पूछिए, जी। एक सवाल पूछ लीजिए, उसका जवाब ले लीजिए। पूछिए, मैं जवाब ले नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था चंद्रशेखर भाई कि देश को जिस स्थिति में भाजपा लाना चाहती है, ये बहुत ही विध्वंसकारी होगा। और मैं कहता हूं कि इस देश में, ये देश जो बना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों, सभी जातियों को लेके बना है और सभी का इसमें योगदान रहा है। सिर्फ एक विशेष वर्ग का या किसी एक आदमी का इसमें योगदान नहीं रहा है। और मैं ये चाहता हूं कि ये सद्भावना ये बनी रहे, लेकिन अगर कोई पत्थर मारता है, अगर कोई दंगाई करता है, तो उसे छोड़ा भी न जाए, लेकिन किसी का घर नहीं तोड़ना तो चाहिए। आप जाइए ना, 85 मकान तोड़े जाने हैं, ये बहस मैंने इसीलिए की है। 85 मकान तोड़े जाने हैं प्रयागराज में, जाइए ना, कहिए सरकार से। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सरकार से कहिए ना, सरकार से कहिए। मैं तो कह रहा हूँ, आपका एक विधायक है या कोई आपके माध्यम से वो कहेंगे, जाइए ना, हमारी आराधना मिश्रा, हमारे विधायक वो भी कहेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जो गलती किया है उसको रिजवी जी सजा मिलनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। मगर किसी का क्या, रिजवी जी घर तोड़ने से उसके परिवार का क्या पोजीशन, उसकी स्थिति क्या होगी, आप भी समझ सकते हो, और शुभेंद्र जी आप भी समझ सकते हो कि बड़े मेहनत से बनता है किसी का घर। ठीक है, मैं शुभेंदु जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। चलिए मेहमानों के पास। शुभेंदु जी, देखिए, कांग्रेस कहे भी जा रही है और जा भी नहीं रही है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो एक जगह खड़ा होना होगा ना। यही हम सवाल कर रहे हैं। हमने तो सवाल कर दिया कि बुलडोजर के निशाने पर 85 आशियाने हैं। कांग्रेस को चाहिए, किसी ना किसी राजनीतिक दल को चाहिए कि बात करे। न सपा जा रही है, ना कांग्रेस जा रही है, और आपने तो कह दिया टूटेंगे, आज नहीं तो कल टूटेंगे। शुरुआत आपकी जारी है। एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, कुवैत में बहुत सारे बच्चे पढ़ने गए यहाँ से, उनके माँ बाप ने पता नहीं कहाँ से लोन लेके उनको पढ़ाने के लिए भेजा होगा। अब कुवैत उनको वापस भेज देगा बीच में, और उनको दोबारा ना आने के लिए ऐसी वीसा कर देगा। तो कुवैत ने गलत किया या सही किया? तो आप कहोगे उनके माँ बाप की क्या गलती थी? उनकी माँ बाप की क्या गलती थी? उनके माँ बाप की क्या गलती थी जिन्होंने लोन लिया? उनके माँ बाप को क्या करना है? अरे साहब, नहीं, अब ये देखिए सुनिए शुभेंदु जी, देखिए, जवाब ले लीजिए। कुवैत की क्या है, बता दीजिए, कुवैत क्या करना है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुवैत से और हमारे देश की तुलना कर रहे हो। आप हमारे देश की तुलना कुवैत से कर रहे हो आप? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप कुवैत से तुलना करना चाहते हो। वहाँ का संविधान, वहाँ का कानून अलग है, हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून अलग है। आप क्या ये करना चाहते हैं? और दूसरा क्या आपसे, नहीं, क्या मैं जवाब तो दे रहा हूँ, अब जवाब कैसे दूं आपको? आप ये देखिए कि वहाँ के कानून में, यहाँ कानून में फर्क है कि नहीं है? इस देश के कानून में क्या लिखा है? आपके यहाँ पे जितने गुंडे थे, था आपका, सुन लीजिए ना, जितने गुंडे थे, शुभेंद्र जी जितने गुंडे थे आपकी पार्टी में जाने के बाद वो दूध के धुले हो गए हैं, और जो बाकी बचे हैं उनको जो है अंदर कर रहे हो, तो गोली मार रहे हो। और आप तो खुला ही कहते रहो ना, टीवी में तो कह ही रहे हो कि हम तो गोली मार देंगे, या तो हम डंडे से मारेंगे, या तो बुलडोजर चला देंगे। बचा क्या है इसके बाद? तो कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि देश तोड़ने वाला कोई भी, अरे भाई, जो आपकी पार्टी में गए हैं गुंडे, जो आपकी पार्टी में गुंडे हैं, वो सही हो गए हैं? उनके ऊपर से सब केस निकल गया है। भरत सिंह जी, जो प्रश्न चल रहा है, सुनो, जिन्होंने वहां आग लगा दी, जिन्होंने घरों पे लोगों के सर फोड़ दिए, कुछ लोग मर भी गए, उनको बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ठीक है, भरत सिंह जी, क्वेश्चन से भाग के मत ना, उसका उत्तर दीजिए। जो आपकी पार्टी में जो अपराधी गए हैं, पूछ लेता हूँ भरत सिंह जी, वो पूछ लेता हूँ। रजा रिजवी जी, क्या समझ में आता है आपको कांग्रेस और बीजेपी में से? क्या समझ में आता है आपको? दोनों बातें सुन रहे हैं आप। देखिए, दोनों एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है। सत्ता पक्ष अपनी बात जो रखेगा, क्योंकि सरकार में है, जो वो काम करेगा उसको सही बताएगी। प्रतिपक्ष है, उसका काम है कि अगर वो सरकार ने जो काम किया है उसके बारे में उसको बताए कि साहब ये गलत काम हुआ है, वो सही नहीं हुआ है, ये गलत है। अभी जो कुवैत की बात हो रही थी,
तो मैं आपको बता रहा हूँ, सन 1998 में मैं हज करने गया था सऊदी अरब। तो जब मैं मक्के से बाहर निकल रहा था तो एक गाड़ी वहां की सऊदी पुलिस की आई हूं करती हुई। तो सड़क के ऊपर कुछ घड़ी की दुकान, कुछ चश्मे की दुकान लोग लगाए हुए सऊदी बैठे हुए थे। तो उनकी पुलिस आई और उनके जल्दी जल्दी उनका घड़ी का और जो है वो चश्मे का सामान उठाया, और उठाने के बाद उनके साथ एक जो है गाड़ी चल रही थी, सामने उन लोगों के वो उठा करके वो गाड़ी के अंदर डाल दिया। और गाड़ी में डालने के बाद बटन दबाया है, और बटन जैसे दबाया सब बिल्कुल वो घड़ी और जो है चश्मा पानी बन गया उन्हीं के सामने। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे यहाँ अगर कोई सड़क पर दुकान लगाएगा, कोई सड़क पे ढाबली आ जाएगी, तो नगर निगम वाले आएंगे, पुलिस वाले आएंगे, उसको उठाएंगे, थाने ले जाएंगे, विधायक जी का फोन आ जाएगा, अरे भाई वो तो बहुत गरीब आदमी है, काहे के लिए भाई उसको, अरे चलने दीजिए भाई, क्यों भाई ऐसा कर रहे हैं। तो हर जगह से कानून अलग अलग है। सऊदी अरब का कानून बिल्कुल डिफर है कि उठा के, कुवैत का कानून बिल्कुल डिफर है, ये सही है। लेकिन हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और हम जो है वो सबके साथ अच्छे तरीके से सुलूक करके रहना चाहते हैं। लेकिन ये जो काम हुआ है, इससे मुसलमान बच्चे जो है और मुसलमान इससे नीचे हुए हैं, इससे मुसलमानों का कद कोई ऊंचा नहीं हुआ है। ये अड्डा ईटा चलाने से समाज के अंदर लोग समझ रहे हो, जो इसके पीछे लोग लगे हुए हैं कि मुसलमानों के बच्चों का वही अड्डा ईटा चलाने से मुसलमानों की छवि बहुत अच्छी बन गई है। तो छवि अच्छी नहीं बनी है। अगर नुपुर ने कह के अपनी छवि खराब की है, तो इन लोगों ने अड्डा चला करके भी अपनी जो है छवि खराब की। तो ये बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन सरकार ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में आप देखिए 5 साल कोई दंगा नहीं हुआ, और उसका ये असर हुआ था कि मुसलमान औरतें बहुत खुश थी, क्योंकि जो बच्चे पकड़े जाते थे बेगुनाह, कई तो बेगुनाह पकड़े जाते थे, जेल जाते थे बेचारे, 7-8 साल जो है मुकदमा चलता था, लाखों रुपया खर्च होता था, छूट के आते थे, लोग कहते थे तो आतंकवादी है, ये तो दंगाई है, और वो शर्म से उसकी निगाह झुक जाती थी। अब आप देखिए कि इस सरकार ने 5 साल में जो भी सरकार की योजना रही, वो आदमी 80-20 का है, समझ पाओ ना, 80-20 हर, अब ये कांग्रेस के हैं, इन्होंने इसको मुसलमान और हिंदू से ले लिया, 20% मुसलमान और 80% हिंदू। कहीं योगी जी ने ये बात नहीं कही कि मुसलमान हिंदू, उन्होंने कहा 80% जो है हमारी योजनाओं को मानते हैं, 20% हमारी योजनाओं को नहीं मानते हैं, ऐसे लोग हैं। तो इनका इंगित में नहीं था कि मुसलमान है, समझने वाले उसको समझ गए। लेकिन योगी जी ने विधानसभा के अंदर जो बयान दिया है, वो बयान में बताना चाहता हूँ आपको, मैं मौजूद था, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 19% 18% मुसलमान है, लेकिन हम अपनी योजनाओं का 35%। ये तो बाद में अपनी बातों को पलटे हैं भाई साहब, ये तो बाद में अपनी बातों को पलटे हैं। अब ये रजा क्या रिजवी जी पहले कितना ठोक के बोले रिजवी जी, मुसलमानों को 35% तक जो सरकार जी, अरे योगी जी बाद में इसी बात को घुमा के कहा हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो और चाहे जो है वो ये पूरा देश समझता है रिजवी जी, ये पूरा देश समझता पर देखिए है। भरत सिंह जी, उसके बाद उन्होंने भरत सिंह जी सुन लीजिए को चेंज किया। भाई रिजवी जी पुराने पत्रकार है, डर थोड़ी गए होंगे सरकार से कि डर के मारे बयान दे रहे होंगे। क्यों रिजवी जी डर के मारे दे रहे हैं क्या बयान सरकार के ऐसा नहीं है चंद्रशेखर जी। तो अब इनका बताइए, मैं 64-65 साल का हूँ, 5-10 साल की जिंदगी, आप डर के क्या करें, डरते तो जवानी। नहीं चंद्रशेखर भाई, आप नहीं पूछ पाए तो मैंने पूछ लिया, बताइए अब आप क्या करूं, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ बताइए आप। आप नहीं पूछ पाए, मैंने पूछ लिया। नहीं आपने सही क्वेश्चन पूछा, मैं आपकी अब डरने वाला हूँ। चंद्रशेखर भाई रिजवी हमसे बड़े हैं। रिजवी साहब कुछ कह रहे भरत सिंह जी आप। रिजवी भाई हमसे बड़े हैं, मेरे बड़े भाई जैसे। रिजवी जी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं आपको 22 मीडिया के बड़े चैनलों को, चंद्रशेखर भाई जरा सुन लीजिएगा, आपको पता है कि नहीं पता है, 22 चैनलों को मतलब ईडी का नोटिस गया हुआ है कि अगर आप मेरे खिलाफ बात करोगे तो आपके यहाँ भी ईडी की छापा पड़ जाएगा। मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, ये शुभेंदु शेखर अवस्थी बैठे हैं सामने और बहुत अच्छी तरह जानते हैं एएनबी को, इनसे पूछ लीजिए। भारत समाचार ने क्या गलती किया था? नहीं आप पूछ लीजिए। समाचार ने क्या गलती किया? शुभेंदु जी जरा बता दीजिए, हमारे बारे में बता दीजिए जरा।
नहीं, मैं चंद्रशेखर भाई, नहीं, एक बात आपको सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती अरे है। भाई सुन तो लीजिए भरत सिंह भारत जी, समाचार भरत ने सिंह क्या जी, गलती किया अरे था कि किसी को, उसके घर पे अरे कोई ईडी, क्या करता है, सीबीआई सब पहुंच हमें गई थी। इससे कोई मतलब नहीं कोई क्या करता है, लेकिन हम जो करते हैं बिल्कुल डंके की चोट पर करते हैं। बता दीजिए शुभेंदु जी। आपके ऊपर मैं तो आप निष्पक्ष तौर पे बैठ के बात करते हो, मैं तो उसकी तारीफ करता हूँ। हाँ। लेकिन जो 22 बड़े मीडिया को जो ईडी का नोटिस गया है उसके बारे में तो भी जानकारी होनी चाहिए ना। आपने अभी हमारे रिजवी भाई को जो कहा ना कि आप डर गए, मैं उस पे बताया अच्छे डर गए हैं इस समय। नहीं हम पूरी कोई सरकार से नहीं काटते हैं। वो डर गए होंगे, और वो डर गए होंगे, वो 24 जाने क्या घंटे करते से होंगे, हम 20 किसी घंटा से जो नहीं है डर वो रहे हैं। सरकार के गुणगान में लगाते हैं। नहीं यहाँ कोई गुणगान नहीं हुआ। शुभेंदु जी, कोई शुभेंदु किसी जी, को नोटिस नहीं भेजा गया। शुभेंदु जी, भरत सिंह जी, आप अरे चैनल शुभेंदु पे जी, गलत मत बोलिए। शुभेंदु जी, नहीं, कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, शुभेंद्र जी कोई शुभेंदु गलत जी, नहीं बोल रहा हूँ, शुभेंदु जी, लेकिन शुभेंदु जी आज मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। शुभेंदु जी, भरत सिंह की आवाज से मैं भी सार्वजनिक जीवन में रहता हूँ हम्म, कि 22 चैनल को ईडी की नोटिस गई है। हम्म। ये मुझे आज तक जानकारी नहीं हुई है, मैं पहली बार इनके अभी उससे अभी सुन इनको रहा हूँ। भारत पता कर लीजिएगा नहीं वाले गए शुभेंदु थे, जी, ईडी वाले सवाल नहीं नहीं गए करते थे। क्या क्या आपसे? मिला, क्यों गए थे, मैं यही पूछ रहा हूँ, क्यों गए थे, क्या उन्होंने गलती अब किया था, आप सुन क्या तो मिला, लीजिए भाई। क्या मैं ये तो बता दीजिए ना, क्या चलिए। मिला। चलिए जो समय उनके समाप्त हो रहा है, खिलाफ समय लिखेगा। समाप्त हो रहा है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, भरत सिंह जी, राजा रिजवी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल कातिल सी तो लाखों बातें हो रही हैं, लेकिन काबिल सी कोई एक बात नहीं हो रही है जिससे ये समझाया जा सके कि मुल्क सबका है और मुल्क की तरक्की सबकी तरक्की है। लेकिन शायद इसमें भेद है और शायद इसीलिए ये बात बन नहीं पा रही है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।